हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो अब हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सेल को समझे वो एक्चुअली में होता क्या है। अभी हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ में अलग अलग चीज़ बताया जाता है। केमिस्ट्री में बताया जाता है कि सबसे छोटा चीज़ जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है उसको एटम बोलते हैं, और जब बायोलॉजी पढ़ाया जाता है तो सबसे छोटा चीज़ जिससे कोई भी, जैसे हम लोग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसको सेल बोलते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में सेल छोटा है कि एटम छोटा है। यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि सेल छोटा कि एटम छोटा। उसी वही वाला कंफ्यूजन आता है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। उसी टाइप का कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि सेल छोटा है कि एटम छोटा है। छोटा तो एटम ही है। इसका थोड़ा डिफरेंस समझते हैं दोनों का कि छोटा एटम क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा हम बायोलॉजी से केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिक्स कर देते हैं। तो पहले हम समझते हैं एटम, अगर से एटम और सेल का बात कर रहे हैं तो एटम को हम छोटा क्यों बोल रहे हैं। एटम को छोटा क्यों बोला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एटम का डिफिनेशन पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी substance. The smallest unit of any substance is called atom. और जब सेल पे आता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये हो जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा समझो दोनों का डिफरेंस। ये बोल रहा है ये दुनिया में जितना भी, दुनिया के पूरे यूनिवर्स में जितना भी सब्सटेंस है उसका सबसे छोटा टुकड़ा को हम लोग एटम बोलते हैं। दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है उसका सबसे छोटे टुकड़े को हम लोग एटम बोलते हैं। जैसे ये है, इसके सबसे छोटे एटम होते हैं। सब्सटेंस तो ह्यूमन भी है, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, सब सब्सटेंस है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी मास, जिसके में भी मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर को सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो हर एक ऐसा चीज जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस या जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है वो सब्सटेंस है। और उस सब्सटेंस का सबसे छोटा को क्या बोलते हैं? एटम। तो मतलब दुनिया में जो भी चीज़ सबसे छोटा उसका जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो क्या है? एटम ही है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है, उसके अंदर जो सबसे छोटा चीज होता है जिसमें जान है, उसके अंदर सबसे छोटा चीज होता है जिसके अंदर जान हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो हम लोग के बॉडी में जो एक सेल होता है ना उसके अंदर भी लाइफ होता है। हाँ, देखते हो किनारे से कोई बोलता है अच्छा यहाँ पे तुम्हारा ये व्हाइट हो गया, इसको ये डेड सेल है, मरा हुआ सेल है ना। तो सेल में भी लाइफ होता है, क्लियर है। तो सबसे छोटा चीज जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर क्या है? जिंदगी है, जो जी रहा है, सबसे छोटा चीज, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। हम लोग का बॉडी बहुत सारा सेल से बना हुआ है। हर एक सेल का अपना एक लाइफ है, वो जिंदा रहता है ना। तो सबसे छोटा चीज जिसमें लाइफ होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। हम लोग का बॉडी सबसे छोटा चीज जिसमें अंदर लाइफ है उससे जो बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। लेकिन सेल भी बहुत सारा एटम से बना होता है। सेल के अंदर भी बहुत सारा एटम होता है, क्योंकि बहुत सारा निर्जीव चीज से, मतलब नॉन लिविंग थिंग से, मतलब नॉन लिविंग एटम से मिलकर एक लिविंग सेल बन रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत सारा ऐसा एटम जिसमें लाइफ नहीं है उससे मिलकर एक लाइफ वाला सेल बनता है जिसके अंदर लाइफ होता है। क्लियर है? अब सेल और इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आइंदा से तो पूछेगा कि कौन बड़ा, तो सेल बड़ा, कौन छोटा, तो एटम छोटा। एक्सप्लेन करने को बोलेगा, कर दोगे, डिफिनेशन से ही बिल्कुल एक्सप्लेन होगा। ये बोल रहा है सारे सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट ये वो है जिसके अंदर लाइफ है, उसमें सबसे छोटा यूनिट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा सेल एंड एटम का डिफरेंस। तो जो भी कंफ्यूजन है आई थिंक क्लियर हो गया होगा इससे। अब आते हैं फिर से सेल। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जब सेल एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एटम के बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़े तो सेल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो सेल स्ट्रक्चर में जो हम लोग का पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे वो है सेल। सेल का डिफिनेशन अभी हम लोग दिए थे,
द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे छोटा कण से बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, है ना। तो लिख लो सेल का डेफिनेशन, द बेसिक यूनिट ऑफ एनी, द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग organism is called cell. Is called cell. The basic unit of any living organism is called cell. क्या ये परफेक्ट डिफिनेशन था? The basic unit of any living organism which have some structure and perform some function। मतलब ऐसा सबसे छोटा यूनिट ऑफ किसी सेल का जिसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर हो, देखने में कैसा लगे, सिलिंड्रिकल लगे या एक थ्रेड की तरह लगे, कैसा भी इसका एक स्ट्रक्चर हो, एक बनावट हो, और जिसका कोई ना कोई वो काम करता हो, कोई ना कोई उसका एक फंक्शन हो, एक पार्टिकुलर कोई ना कोई एक काम कर रहा है, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो इसको आप मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको हटा दो। द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट has a structure and perform a particular function is called सेल। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर लाइफ है। कोई भी कोई काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है बिना किसी और के मदद से। मशीन भी काम करता है लेकिन उसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। मशीन को काम करवाने के लिए तुम कोई इलेक्ट्रिसिटी दोगे या कुछ भी दोगे या अपने एक ह्यूमन सपोर्ट दोगे, कुछ देते हो ना। लेकिन सेल को काम करवाने के लिए किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना काम परफॉर्म करता है, मतलब उसके अंदर लाइफ है। हम लोग अपना काम खुद से परफॉर्म कर रहे हैं जी, हम अपना काम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई हमको मशीन या कोई इलेक्ट्रिसिटी तो अभी सप्लाई नहीं मिल रहा है ना कि मेरा बॉडी काम कर रहा है, मतलब मेरे अंदर लाइफ है। वैसे ही सेल भी अपना काम खुद से करता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर लाइफ है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। हाँ, हम रेड ब्लड सेल है तो वो बिल्कुल थ्रेड लाइक दिखेगा। हाँ, ये सब एक मस्कुलर सेल है तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट सरफेस दिखता है। तो ये सब जो सेल होता है, हर एक सेल का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है और उसका अपना एक काम है, जो काम को वो करता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो लिख लो जल्दी सेल का डिफिनेशन। अब देखो दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, जैसे एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, ट्री हो गया, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगस हो गया, तो बहुत सारा एनिमल्स है, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब कुछ एनिमल्स पे देखोगे कि बहुत सारा सेल्स मिल के काम करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म देखोगे एक ही सेल है वही सारा काम करता है, एक ही सेल है वही सारा काम करता है। जैसे इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, वही चलने का भी काम कर रहा है, वही खाना पचाने का काम कर रहा है, वही खाने का काम कर रहा है, मतलब जो भी ज़रूरत होता है ज़िंदगी के लिए, लाइफ जीने के लिए, वो सारा काम एक ही सेल करता है। लेकिन जैसे हम ह्यूमन हो गए, हम ह्यूमन के पास हर एक काम के लिए एक अलग सेल है। हम लोग का जो सेल है, एक सेल एक ही काम करेगा, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जब जो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, उसमें एक ही सेल सारा काम करता है, खाना पचाने का, मूव करने का, किसी अपने खाने को कैप्चर करने का। हाँ, हम लोग देखेंगे आगे चलकर कैसे कैप्चर करता है। उसके बाद फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें बहुत सारा सेल होता है, जैसे हम ह्यूमन, हम लोग के पास हर एक सेल मेरा अलग अलग काम करता है, मेरा हर एक सेल अलग अलग काम करेगा, हर एक फंक्शन के लिए एक सेल बना हुआ है।
उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप का? 2 टाइप का। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल हो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, हम लोग के नेकेड आइज से नहीं, मतलब खुले आँख से नहीं देख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब जो सेल है, सेल के बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सा? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये सेल का टाइप नहीं है, सॉरी, ये तुम्हारा टाइप है ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिजम्स का on the basis of number of cells, types of organisms on the basis of types of organisms on the basis of number of cells। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं उससे क्या समझे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी लिविंग थिंग जिसके अंदर में क्या हो, सिर्फ एक सेल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारा काम करता है, तो all the function required for living is performed by only one cell in unicellular organisms, but in multicellular organisms each cell perform only one function। एक सेल सिर्फ एक ही फंक्शन काम करता है, एक ही काम करेगा ना, या डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। क्लियर? समझ में आ रहा है? तीसरा, we cannot see unicellular organisms with our naked eyes। For this we need a microscope, that's why it is called microscopic organisms। हम लोग इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, इसलिए हम लोग इसको यूनिसेलुलर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। इट कैन बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज। क्लियर है? हाँ, तो लिख लो तीनों डिफरेंस। पहला क्या होगा? The organisms made up of only one cell is called unicellular organism। इसमें the organism made up of more than one cells is called multicellular organisms। ठीक है, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हो उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पॉज करो और उतार लो। दूसरा डिफरेंस लिख लो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का, डिफरेंस नंबर 2। दूसरा डिफरेंस क्या बोलता है? ऑल द फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए जो भी काम करने का जरूरत है, आप परफॉर्म बाय ओनली वन सेल। नींद आ रहा है, टिकटॉक रात में चला था, हाँ है ना, टिकटॉक मोबाइल भी होता है, नींद तो पूरा रात में होता नहीं है, तो अभी पढ़ने समय सारा नींद आता है। हाँ चलो देखो, ठीक है बायोलॉजी है, बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी क्या कि
इतना 4-5 बार आ जाए कि मतलब 2 ही मिनट में। हाँ, यूनिसेलुलर में दूसरा क्या होगा, all the functions required for living, all the functions required for living are performed by a single cell in unicellular organisms। मतलब सारा काम जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो सिर्फ एक ही सेल काम करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसमें एक ही सेल ही है ना। दूसरा, इसमें डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट cells perform different functions of living in multicellular organisms। क्लियर? जल्दी इसको पॉज करो और उतारो। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3, इट कैन नेवर बी सीन बाय नेकेड आइज। इसको हम लोग अपने खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, है ना। इट कैन नेवर बी सीन बाय नेकेड eyes। It can only be seen by microscope। It can only be seen by microscope। So it is called microscopic organisms। तभी इसको लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लेकिन इट मे बी सीन बाय नेकेड आइज। इट इज मेनली सीन बाय नेकेड आइज। एक आदि एनिमल्स होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आइज से ना दिखता हो। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है, दिखता है। तो it is mainly seen by naked eyes। क्लियर? जल्दी पॉज करो, उतारो। तो फोर्थ डिफरेंस जो हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लगा देना लोग, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर हम फोर्थ डिफरेंस का बात कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर में क्या क्या आता है, अमोइबा, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, कोरोना वायरस एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। कोरोना वायरस भी जो हम लोग के अंदर में आजकल कोरोना वायरस ज़्यादा है वो भी क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। उसी तरह मल्टीसेलुलर में ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, मैंगो ट्री, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन इटीसी, कोई भी जानवर ले लो, कैट, डॉग, मंकी, हाँ जो इस क्लास में बहुत है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको क्या होता है। हाँ, सबको क्लियर है? हाँ, तो अभी तक हम लोग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे थे सेल थ्योरी। देखो हिस्ट्री ऑफ सेल, कौन सेल बना है, डिस्कवर किया, कब किया, फिर क्या क्या कुछ साइंटिस्ट आके बोला सेल के बारे में, वो सब ठीक है, देख लेना, बुक में दिया हुआ है, हम उस पर नहीं जा रहे, हम सीधे आ रहे हैं सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी ऐसे बता देते हैं 1996 में सेल का डिस्कवर हुआ था,
ठीक है, कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। कब? 1996 1996 कि 1665? 1665 1996 में सेल थोड़ी हुआ है, 1665 ना। हाँ, तो 1665 में सेल का डिस्कवर्ड हुआ था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। उसके बाद बहुत सारा जर्मन साइंटिस्ट आया, कोई कोई कहीं का साइंटिस्ट आया, सेल के बारे में बोला। कोई बोला कि एनिमल्स जो होता है सेल से बनता है, मतलब बहुत सारे सेल को मिलाकर एक एनिमल्स बनता है, बहुत सारा सेल मिलाकर प्लांट होता है। बहुत सारा साइंटिस्ट आकर बहुत चीज़ बोला। तो ये हर एक साइंटिस्ट का बात सुनकर एक थ्योरी बना जिसको बोलते थे सेल थ्योरी। बहुत साइंटिस्ट का बातों को सुनकर एक थ्योरी बना जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी बोलता है द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। क्या बोलता है? जो बेसिक यूनिट है, क्या बोलता है? द बेसिक यूनिट ऑफ, क्या हो गया? द बेसिक यूनिट ऑफ structure and function, the basic unit of structure and function of all living organisms, is a cell। क्या होता है? इज अ सेल। मतलब कि बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटा यूनिट, कोई भी स्ट्रक्चर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा होगा, जैसे ह्यूमन हम लोग दिखने में कैसा होंगे, ये हम लोग का सेल डिसाइड करता है। हम लोग के बॉडी में जो सेल है वो डिसाइड करता है कि हम लोग का बॉडी दिखने में कैसा होगा। हर एक जानवर एक जैसा तो नहीं दिखता ना। हाथी अलग तरह से दिखता है, चींटी अलग तरह से दिखता है, स्नेक्स अलग दिखता है, ह्यूमन अलग दिखता है। तो ये जो दिखने वाला प्रक्रिया है वो कौन डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है। हम लोग के बॉडी में कौन सा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब सेल मिलने से कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो सेल डिसाइड कर रहा है। और फंक्शन भी कौन इंसान या कोई जानवर कैसा उसका फंक्शन होगा वो भी सेल करता है। जैसे हम ह्यूमन के पास जो नर्वस सेल होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो हम लोग के पास सोचने और समझने का क्षमता एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है। डॉल्फिन के पास भी होता है, ऑक्टोपस के पास भी होता है, डॉग के पास भी होता है। लेकिन हम लोग का ये सब से, हम लोग से ऐसे डॉल्फिन बोला जाता है कि ऑक्टोपस का ब्रिलियंस हम लोग से भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग भी जो ये बाकी है जो बचा है उससे तो ज़्यादा है हम लोग का इंटेलिजेंस। तो हम लोग का जो नर्वस सेल है वो थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग का नर्वस सेल का फंक्शन भी अलग है। उसमें सोचने का क्षमता ज़्यादा है। किसी में सोचने का क्षमता ज़्यादा होता है, जैसे गधा, ठीक है, ऊपर नहीं बोल रहा है। गधा जो जानवर है उसमें सोचने का क्षमता थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसके नर्वस सेल में कुछ अलग होता होगा, ताकि उसका फंक्शन भी कुछ अलग है। तो ये जो फंक्शन होता है, बॉडी का फंक्शन होता है, वो भी कौन डिसाइड करता है? बॉडी का जो फंक्शन है, काम है, वो भी कौन डिसाइड करता है? कौन सा बॉडी कौन काम करेगा, सेल डिसाइड करता है ना। क्लियर है? तो जो भी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो बेसिक यूनिट होता है जो बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा और वो कैसे किस तरीके का काम कर पाएगा, उसको वो कौन है? वो सेल है। यही बोलता है तुम्हारा द सेल थ्योरी। ये क्या बोलता है? द सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट the basic unit of structure and function of all living organism is a cell। ये एक और चीज बोलता है, जो दुनिया में जितना भी सेल है, दुनिया में जितना भी सेल होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब जो अगर एक नया सेल मेरे बॉडी में बन रहा है तो जो पहले सेल है वही उसको प्रोड्यूस कर सकता है। एक नया इंसान बनेगा तो कोई इंसान पहले से है तो ही नया इंसान प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो वैसे ही एक सेल जो पहले है वैसे ही नया। अब जैसे किसी के बॉडी में कोरोना वायरस हो रहा है, अगर वो सेल जो कोरोना वायरस का एक सेल जो अंदर गया है उसको मार दिया जाए तो और कोई सेल पैदा नहीं होगा।
लेकिन वही एक सेल जाकर बहुत सारा सेल प्रोड्यूस कर देता है, बहुत सारा कोरोना वायरस प्रोड्यूस हो जाता है, फिर इतना प्रोड्यूस होता है कि तुम भी किसी और को दे सकते हो। तो मतलब एक ही सेल से बहुत सारा सेल प्रोड्यूस हो गया ना जी। हाँ, तो इस ये तुम्हारा सेल थ्योरी ये भी बोलता है कि ऑल दिस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले जो सेल है उसी से बाकी सेल भी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? इसमें लिखो, इट स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, एंड इट आल्सो states that all cells are produced from their existing cells। क्लियर है? पुराना सेल से ही नया सेल प्रोड्यूस होगा। तो यही है तुम्हारा सेल थ्योरी, और आज हम यहीं पे छोड़ेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या टाइप्स, मतलब सेल का जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के अंदर में क्या क्या पार्ट है उसका, ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और मेनली वही चीज़ इंपॉर्टेंट भी है जो, और इसका सेल का जो पार्ट है और उस हर एक पार्ट का काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम लोग को देखना है। तो अगले क्लास में हम लोग ये सब स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।